हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, उनके क्लासेस स्टार्ट हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी हमने एक पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली है। सो अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, UPT। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की फर्स्ट यूनिट है राजनीति क्या है और राजनीति का सिद्धांतीकरण। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में राजनीति क्या है ये बहुत अच्छे से पढ़ा समझा, इसमें क्या है कि क्या नहीं है, किन किन फिलोसफर्स ने इसके बारे में लिखा है। और राजनीति का सिद्धांतीकरण मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा रखा है। लेकिन आज की क्लास में हम इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, आपकी इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताएं। इससे पहले वाली क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान है उस पर एंडिंग करी थी। अब इसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, राजनीतिक सिद्धांतों की जो कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बताई जा सकती हैं, मतलब एक तरीके से स्पष्ट की जा सकती हैं। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति की बौद्धिक और राजनीतिक कृति है। राजनीतिक सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, वो एक व्यक्ति की बौद्धिक और पॉलिटिकल एक कृति है। और ये एक व्यक्ति का चिंतन भी है जो राजनीतिक वास्तविकता और राज्य के सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है, कोशिशें करता है। ये एक मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति का चिंतन भी होता है जो एक पॉलिटिकल रियलिटी और जो स्टेट है उसकी थ्योरी की व्याख्या करने के लिए, उसकी थ्योरी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ हर एक सिद्धांत अपने आप में एक परिकल्पना होता है जो सही और गलत दोनों हो सकते हैं। हर एक सिद्धांत अपना, जो अलग अलग सिद्धांत होते हैं उनको समझना आपका एक सोच पर डिपेंड करता है, आप उसको सही समझो या गलत समझो। और जिसकी आलोचना भी की जा सकती है, जिसकी बुराई भी की जा सकती है और जिसकी अच्छाई भी की जा सकती है। सिद्धांतों के अंदर हम अलग अलग चिंतकों से मतलब किए गए बहुत सारे अनेक ऐसे उनके प्रयत्न हैं, कोशिशें हैं जिन्होंने इस बारे में लिखा है, समझाया है, बताया है कि पॉलिटिकल थ्योरी ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है वगैरह वगैरह। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विशेष सच की व्याख्या करता है, उस इम्पॉर्टेंट जो उसका एक ट्रुथ है उसकी एक ऐसी व्याख्या करते हैं जैसे कोई चिंतक उसे देखता या अनुभव करता है। ठीक है, यहाँ पर साफ सीधी बात बिल्कुल है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल थ्योरी एक पॉलिटिकल लाइफ के उस स्पेशल ट्रुथ को की व्याख्या करता है, उसके बारे में जानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चिंतक जो है उसे देखता है और उसको महसूस करता है। उसके साथ साथ ऐसे राजनीतिक सत्य की अभिव्यक्ति हमें प्लेटो के रिपब्लिक, ये बुक है इनकी, अरस्तु की पॉलिटिक्स और रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में मिलती है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, थ्योरी रॉल्स की थ्योरी के बारे में आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये इनकी बुक्स हैं, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स और रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके अंदर इस सत्य को, ये जो सच्चाई है इसको देखने के लिए हमें बहुत अच्छे से देखा जाता है, सुना जाता है कि इन लोगों ने इस बुक में इस बारे में क्या क्या लिख रखा है। उसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति, समाज और इतिहास की व्याख्या होती है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लोगों की एक व्यक्ति की, पूरे समाज की और एक हिस्ट्री की व्याख्या होती है और ये व्यक्ति और समाज की जो नेचर है उसकी जांच करते हैं। ठीक है, उसके साथ राजनीतिक सिद्धांत किसी एक टॉपिक पर आधारित होते हैं और लेकिन फिर भी एक विचारक का उद्देश्य राज्य की प्रकृति की व्याख्या करना ही होता है। फिर भी वो विचारक एक दार्शनिक, इतिहासकार या फिर धर्मशास्त्री कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है एक फिलोसफर ही हो। मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो इसकी खोज करते हैं या आज के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक फिलोसफर ही हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। उस टाइम की ये बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि राजनीतिक सिद्धांतों का जो पर्पस है वो सिर्फ राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए ही नहीं है, मतलब एक तरीके से, मतलब जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको समझने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या करने के लिए भी नहीं है। उसको सामाजिक परिवर्तन के लिए बनाया गया है, ना व्याख्या करने के लिए है, ना उसकी रियलिटी बताने के लिए है। उसके अंदर जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंजेस हैं, उसके लिए उसको बनाया गया है। लास्की लिखते हैं, इनका पूरा नाम है हेरोल्ड जोसेफ लास्की, कि
मतलब राजनीतिक सिद्धांतों का कार्य केवल तथ्यों की व्याख्या करना ही नहीं, परंतु ये निर्धारण करना भी है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जोसेफ लास्की लिखते हैं, और राजनीति आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक साथ हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये बताया गया है, लास्की ने ये वाली बात बोली है कि सिद्धांतों का काम सिर्फ तथ्यों की व्याख्या करना ही नहीं है, तथ्यों को बताना ही नहीं है, परंतु ये निर्धारण करना भी है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, पूरे समाज की यहाँ बात हो रही है कि पूरे समाज में क्या होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का विषय क्षेत्र और मुद्दे, सब्जेक्ट मैटर एंड इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी की जो नेचर है उसको समझने के लिए अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग जो मुद्दे हैं, मैटर्स हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पिछले 2300 वर्षों के, मतलब 2300 वर्षों से देखे जा रहे हैं, और जब से अब तक इसको अलग अलग उसमें बांटा गया है और बांटा भी जाएगा आगे तक। ठीक है, जब तक ये दुनिया है, जब तक सब कुछ चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, इस चीज़ों को 2300 साल पुराने से ही चलता हुआ आ रहा है, प्लेटो के टाइम से, इस टाइम से, तो इस चीज़ को आगे भी ऐसे ही देखा जाएगा। उसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य विषय राज्य है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास के अलग अलग चरणों में स्टेट एक संबंधित अलग अलग टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण बात करती है, समझती है, उसको आगे बढ़ाती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ बात ही बोली गई है कि क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य विषय एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की खोज था। क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत जो है उनका जो क्लासिकल पॉलिटिकल आपके वो है पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका ये मानना था, उनका मुख्य जो टॉपिक था एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, परफेक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर की खोज करना था, और इसी बेस पर इन्होंने इस चीज़ को सोचा कि आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद फिर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का ये रहा था, उनको अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब चीज़ों पर एक व्यक्ति के संबंध के विषय में बहुत ज़्यादा बात हुई। उन लोगों ने, क्लासिकल्स ने क्या करा, उन्होंने राज्य को बोला कि एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सिद्धांत को बोला कि ये किस चीज़ का एक टॉपिक है, ये एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का टॉपिक है। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वाले बोलते हैं कि अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब चीज़ों से और व्यक्ति के संबंध, इन सब से एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इन पर इसको पढ़ा जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। 20वीं सेंचुरी में पॉलिटिकल थ्योरी को एक स्टेट और गवर्नमेंट की संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन माना गया है। उसके साथ साथ इसमें ये बताया गया कि सरकारों की संस्था और जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन भी इसको 20वीं शताब्दी में माना गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक व्यक्ति की जो पूरा पॉलिटिकल उसका बिहेवियर है उस पर आधारित अनुभाविक वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं, एम्पेरिकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, और इस सिद्धांत ने बहुत सारे सामाजिक जो सोशल साइंस हैं उससे प्रेरणा लेकर बहुत सारी राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं उनकी रचना की। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, शक्ति है, सत्ता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और राजनीतिक संस्कृति है, पॉलिटिकल कल्चर, इन सब चीज़ों की इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसके साथ ये जो मूल्यात्मक राजनीति का पुनर्स्थापना हुई, उसके बाद राजनीति के सिद्धांतों के स्तर पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाओं को दोबारा देखा गया और इसको बहुत आगे बढ़ाया गया। समकालीन सिद्धांतवादी जो हैं वो ये बोलते हैं कि सिद्धांतों के अध्ययन में किसी एक दृष्टिकोण के प्रयोग का महत्व नहीं है, इसको अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे प्रासंगिकता, रेलेवेंस। देखो, रेलेवेंस ये बोलता है कि राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता को इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और इनमें निहित उद्देश्यों के आधार पर ही समझा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत को, पॉलिटिकल थ्योरी को, उसके रेलेवेंस को इनके द्वारा किए जाने वाले काम और उसके पर्पस जो है, उसके जो पर्पस है, उद्देश्य हैं, उनके आधार पर ही समझा जाता है। और पॉलिटिकल थ्योरी एक पॉलिटिकल वैल्यू की वो व्यवस्था है, वो पूरी सिस्टम है जो कोई समाज अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए और आवश्यक पड़े तो इसमें चेंजेस करने के लिए भी अपनाता है। इसकी प्रासंगिकता ये बताई गई है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मतलब टाइम इसमें राजनीतिक सिद्धांत बताए गए। पहला है राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। दूसरा है कि राजनीतिक व्याख्या के दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करते हैं। तीसरा है राजनीतिक उद्देश्य और कार्यों का चयन करने में सहायता करते हैं। और फोर्थ है जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक मोरल, एक नैतिक आधार प्रदान उसमें करा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो समकालीन समाज है उसमें बहुत तरीके की समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ा और अभी भी करते हैं, जैसे गरीबी है, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, प्रदूषण
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राज्य में विवाद हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके साथ ये हुआ कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको एक इम्पॉर्टेंट जो उसका काम है, इन समस्याओं का गहराई से उस चीज़ को देखना कि ये समस्याएं किस बेस पर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये सब चीज़ें ऐसे बढ़ क्यों रही हैं। उसके साथ साथ डेविड हेल्ट है एक फिलोसोफर, वो ये बोलते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व है वो इस बात से साफ साफ दिखता है कि एक पूरी लिस्ट के रूप में राजनीति उन स्वार्थी और जो राजनीतिक नेताएं हैं उनके हाथों का खिलौना बनकर रह गई है। इस वजह से इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, राज्य विवाद, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ ये वाली बात बोली गई। उसके बाद जो है राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता निम्नलिखित आधारों पर देखी गई, मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहले ही ये राज्य और सरकार की प्रकृति और उद्देश्यों का क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं कि राज्य, ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी, जो इसकी प्रासंगिकता है वो ये बताई गई है कि ये पूरी स्टेट और गवर्नमेंट का जो नेचर है और जो उसके पर्पस है उसका एक क्रमबद्ध ज्ञान पूरे एक लिस्ट के रूप में इसको बताते हैं। सेकंड है, ये सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता और किसी भी समाज के आदर्शों और उद्देश्यों में संबंध स्थापित करने की एक सहायता करते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल और सोशल जो रियलिटी है या फिर किसी भी समाज के अंदर उसके आदर्श हैं, उसके पर्पस हैं, उन सब के अंदर एक एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है कि ये व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब के बारे में सचेत करवाते हैं, बताते हैं कि एक व्यक्ति को एक सोशल स्तर पर एक पूरा समाज के अंदर उसके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितनी समानता है, उसको संपत्ति रखने का कितना अधिकार है भी या नहीं है, उन सब चीज़ों से उसको सचेत करवाते हैं। फोर्थ है, ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने और उससे संबंधित समस्या जो है गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन सब के साथ जूझने के लिए सैद्धांतिक विकल्प भी प्रदान करता है, एक पर्सपेक्टिव देता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए या ये है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। और फिफ्थ है कि सिद्धांतों का कार्य सिर्फ स्थिति की व्याख्या करना नहीं होता, ये सामाजिक सुधार और क्रांतिकारी तरीकों से परिवर्तन संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये है कि जो सिद्धांत हैं उनका काम सिर्फ स्थिति की व्याख्या करना ही नहीं होता है, ये जो पूरे सोशल जो आपका चेंजेस लाने हैं उसमें, उन सब चीज़ों के लिए इससे संबंधित एक सिद्धांत भी बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है राजनीतिक सिद्धांतों की प्रमुख धाराएं, मेजर स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 4 थ्योरीज हैं इसमें आपको बताई गई हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ स्टूडेंट्स के ध्यान में रखिएगा, इन चारों पर अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पे लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, एम्पेरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी। आपको मैंने जो राइटर्स बता रखे हैं, आप मेरा लेक्चर अटेंड करते हुए कुछ सोल की बुक में से, कुछ राइटर्स की बुक में से आप उसको लिखो, क्योंकि कॉलेज में ऐसी ही पढ़ाई होती है, ठीक है। आप इनको ऐसे कंप्लीट करो कि आप एक ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपको 12 पेज का आंसर लिखना है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक एक थ्योरी कैसे 12 पेज में, 10.5 पेज में, 11 पेज में कवर करनी है, आपको ऐसे आंसर लिखना है। क्योंकि अब ये 12th नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इसको याद करना है कि एक मेन पॉइंट याद कर लो, क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत है, इसके अंदर क्या बताया गया है, कौन से सन बताए गए हैं, कौन से राइटर्स हैं, ये है वो है, और बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें खुद लिखनी है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख धाराओं में हम पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं क्या है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आप एक चीज़ का पर्सपेक्टिव रखोगे, ठीक है। आप मान लो मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स में बताती हूँ कि सीडीजीआई ज़्यादा अच्छा है, यूपीटी कम अच्छा है। 100 बच्चों में से 50% या 50% से ज़्यादा बच्चे बोल सकते हैं नहीं मैम यूपीटी अच्छा है, बाकी बोलेंगे सीडीजीआई अच्छा है। तो इस चीज़ में 2 विचारधाराएं बढ़ गई है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके मेरे 100 बच्चों में 2 विचारधाराएं बढ़ गई। तो ये तो फिर भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर लेकर बहुत सारी विचारधाराएं देखी गई हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे गए हैं, और उसके साथ साथ पिछले 2300 सालों से ये चीज़ चलती आ रही है और एक पश्चिमी सभ्यता में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। फिर क्या होता है कि एक व्यापक स्तर पर, एक बहुत बड़े, एक वास्ट तरीके से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो विषय वस्तु है वो हमें लगातार देखने को मिलता रहता है, कहीं ना कहीं मिलता ही मिलता है। इसके अध्ययन के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, और इसको अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी धाराएं कितने सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है।
क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों की पहली धारा को क्लासिकल परंपरा का नाम दिया जाता है और इसे 600 साल पहले से ही, मतलब इसको ऐसा बताया गया है कि ये ग्रीक, रोमन, ईसाई चिंतकों के विचारों में इसका विकास हुआ था। 600 साल पहले की बात हो रही है। और प्लेटो और अरस्तु इस धारा के दो दिग्गज दार्शनिक हैं जिन्होंने इस धारा की शुरुआत करी, क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत की। ठीक है, इस धारा में क्या बताया गया कि क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांतों में 3 तत्व बताए गए: राजनीतिक, दूसरा है सिद्धांत का विचार और तीसरा है दर्शन की परंपरा। पहला, इन राजनीतिक सिद्धांतों पर दार्शनिक का प्रभुत्व था। प्लेटो और अरस्तु जो थे, उन्होंने अपनी चिंतन का व्यापक, एक बहुत वास्ट तरीका और पर्पस बताया और उन्होंने बोला कि इसके बताने के हमारे पास, मतलब इसके कारण हैं कि ये क्यों हम इसको वास्ट कर रहे हैं, क्यों इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनके अध्ययन में पॉलिटिकल, रिलीजनल और एक तरीके से, मतलब ये सारा पूरा सोशल जो विषय हैं, टॉपिक्स हैं, उनका कोई भी विभेदीकरण नहीं था और पॉलिटिकल थ्योरी समकालीन अध्ययन की तरह बिल्कुल एक विषय की तरह ही थी। तीसरी बात बताई गई इसमें कि राजनीतिक सिद्धांतों का कार्य समस्याओं की जांच पड़ताल और उसके संबंधित सवाल उठाकर उसका हल ढूंढना है। सिद्धांतों का संबंध पॉलिटिकल की एक मॉरल जो चीज़ है उसका ध्यान रखना है, चौकसी करना है। और चौथी बात ये बताई गई कि क्लासिकल जो पॉलिटिकल ये है थ्योरी है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है जिसका संबंध जो है एक पॉलिटिकल होल से है। होल के अंदर क्या सभी चीज़ें आ जाती हैं, इन्होंने होल के अंदर सारी चीज़ें डाली हैं: न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोगों का अपना धर्म मानने का अधिकार, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस होल के अंदर डाली हैं। ठीक है, दूसरा है उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत। ये पुनर्जागरण, धार्मिक सुधारवाद का जो टाइम था क्लासिकल परंपरा के लंबे समय के बाद, उसके बाद ये आया। पुनर्जागरण ने एक नया जो बौद्धिक वातावरण था वो उसमें पैदा किया। इस चीज़ को पुनर्जागरण जब हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, आप हिस्ट्री में पढ़कर आए हो पुनर्जागरण। उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान, आधुनिक दर्शन शास्त्र थे, राजनीतिक विचारक थे, उनको एक पुनर्जागरण ने जन्म दिया। उसके बाद उदारवादी के नाम पर इसको जाना जाने लगा कि ये तो उदारवादी हैं। उदारवाद जो पूरी पार्टी है, पूरा एक विचारधारा है, उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस विचारधारा में जो सबसे ज़्यादा नाम जिनके जाने जाते हैं, हॉब्स, लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो आगे सिलेबस तक पढ़ने हैं वो हॉब्स, लॉक अलग है, हॉब्स अलग है और बेंथम अलग है और जे.एस. मिल, इन चारों के बारे में आपको आगे तक पढ़ना है 3rd ईयर तक, तो इसलिए आप इन्हीं के नेम लिखो तो ज़्यादा बेटर है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जहाँ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों ने एक व्यक्ति का जो मॉरल डेवलपमेंट है और एक समुदाय का जो डेवलपमेंट है उसको एक साथ चलाया, वहीं उदारवाद ने एक स्वायत्ता और सार्वभौमिक व्यय की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया। उदारवादियों ने केंद्र तत्व उनका ये था कि एक उग्र व्यक्तिवादी, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म था और इसमें ये बोला गया कि विशेषता मानव व्यक्ति जो है वो एक सभी व्यक्तियों के लिए समानता और मानव की इच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि जीवन का हर एक हिस्से में, हर एक क्षेत्र में स्वतंत्रता का होना ज़्यादा ज़रूरी है और आर्थिक और सामाजिक बौद्धिक जो स्वतंत्रता हैं उन चीज़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 3rd है मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत। मार्क्सवादी क्या बोलते हैं कि उदारवादी व्यक्तिवादी राजनीतिक सिद्धांतों को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्क्स और एंगल्स ने, उनके अनुयायियों ने एक साइंटिफिक सोशलिज्म द्वारा चुनौती दी थी, एक चुनौती दे दी उन्होंने। और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत मार्क्सवादी द्वारा एक हिस्टोरिकल, सोशल और एक पॉलिटिकल, इन सब की व्याख्या की बिल्कुल भी नहीं कर पाए। उसके बाद मार्क्सवाद ने सामाजिक और जो आर्थिक डेवलपमेंट है उसके साथ एक पूरी प्रक्रिया को पूरी लिस्ट के तरीके से एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के तौर पर समझाने की कोशिश करी। और मार्क्सवादियों का विचार ये था कि व्यक्ति की मुक्ति इसी संसार में है जो रियलिटी में सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें क्रांतिकारी चेंजेस करने और समाजवादी व्यवस्था, समाज को एक स्थापना, मतलब एक अच्छी स्थापना करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनके सिद्धांत के मूल तत्व ये माने गए थे कि वर्ग विभाजन, राज्य एक वर्ग के यंत्र के रूप में, क्रांति या फिर ऐसा कि संपत्ति संबंध, ये सारी चीज़ें इसमें इन लोगों ने मानी और देखी थी। उसके बाद और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता ही है,
शॉर्ट नोट आ जाता है या वैसा आ जाता है? डोंट वरी, मैं आपको आपकी लास्ट में जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट कैसे आते हैं और आपका क्वेश्चन कैसा आता है। तो अनुभाविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत, एम्पेरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी वाले क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी की बात यहाँ हो रही है। 20वीं शताब्दी में अमेरिका में पॉलिटिकल थ्योरी की एक नई शाखा उभरी थी और उसमें एक अनुभाविक वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आने लगा था। उसके बाद ये हुआ कि पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन बहुत ज़्यादा पुराना था, बहुत ज़्यादा ही पुराना था, तो इसको एक महत्वपूर्ण एक तरीका देने के लिए इन्होंने समाजशास्त्रियों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। 20वीं सेंचुरी में मैक्स वेबर ने और बेंटले ने पॉलिटिकल थ्योरी का जो एम्पेरिकल साइंटिफिक ये पूरा दृष्टिकोण है उसको डेवलप करने की पूरी पूरी कोशिश करी और उस चीज़ की शुरुआत करी और इस बात पर बल दिया कि राजनीति का जो अध्ययन है वो फैक्ट्स के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर इसमें बोली है। अब बात आती है निष्कर्ष की। आप लोग जानते हैं कि जब एक चीज़ खत्म होती है तो उसका निष्कर्ष भी निकलता है। निष्कर्ष में यही बताया गया कि सबके अपने अपने थ्योरीज जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, कोई अपनी जगह गलत नहीं है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, आप लोगों को वो कुछ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लगेगा तो आप मेरी आलोचना करोगे, आप लोग कुछ बोलते हो मुझे बुरा लगेगा तो मैं आलोचना करूँगी। आलोचक हर जगह होते ही होते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरी चीज़ आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है और आपका जो फर्स्ट यूनिट है राजनीति क्या है और इसका टॉपिक राजनीति का सैद्धांतिकरण, ये आज यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी 10 फेब वेडनेसडे को होगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यही सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है या फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट लगा दूं। ठीक है, सो आज की क्लास रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।